नमस्कार, एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मैं तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग चर्चा कर रहे हैं सोशियोलॉजी पे, और उसमें भी सोशियोलॉजी में सोसाइटी को कैसे अध्ययन किया जाए, कौन कौन से अप्रोच हैं। उस अप्रोच में एक स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म, उस पर हम लोगों ने चर्चा की। उसके बाद कल हम लोगों ने कुछ हद तक इंडोलॉजी के बारे में जानने की कोशिश किया है और यह देखने की कोशिश की इंडोलॉजी को कैसे क्या ओरिजिन था, कैसे कौन कौन से विद्वान थे जो इस मेथड को संवर्धित करने में अपना योगदान दिया, और आज के समय में इंडोलॉजी क्या स्थिति है उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आज विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे। आज पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हैं डॉक्टर अमित शर्मा। आप समाजशास्त्र के प्रोफेसर हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं और खुद एक सामाजिक चिंतक हैं। साथ ही समाज के क्या स्वरूप होना चाहिए और कैसे इसको दिशा दी, उस पर भी इनका अपना चिंतन मनन है। तो इस उम्मीद के साथ कि इनका व्याख्यान हम सब के लिए लाभान्वित साबित होगा, आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपना व्याख्यान शुरू करें। वेलकम सर। धन्यवाद। कल हम लोगों ने इंडोलॉजी और सोशियोलॉजी के बीच जो संबंध है उसको देखने की कोशिश की थी। आज हम लोग मूल रूप से चर्चा करेंगे कि समकालीन परिदृश्य में इंडोलॉजी और सोशियोलॉजी के बीच क्या संबंध है और भारत को समझने में दोनों की क्या भूमिका है। सबसे पहले हम यह देखें कि भारत क्या है और भारत के बारे में इंडोलॉजी और सोशियोलॉजी की क्या धारणा है। कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि भारत में समाजशास्त्र 2 विश्वविद्यालयों में शुरू हुआ। एक कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1908 के आसपास और दूसरा मुंबई या बॉम्बे में 1919 में। अब दोनों घटनाओं का अपना महत्व है। कलकत्ता में समाजशास्त्र की पढ़ाई स्वदेशी आंदोलन जो चला बंगाल में उससे जुड़ा हुआ है। दूसरी ओर 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में जो समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई उसके पीछे 2 घटनाओं का महत्वपूर्ण प्रेरकत्व है। एक है भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का आना। महात्मा गांधी 1919 में कांग्रेस पार्टी के बहुत महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरते हैं और 1919 में ही जलियांवाला हत्याकांड होता है। कुल मिलाकर जो स्वदेशी आंदोलन 1906 के आसपास बंगाल में शुरू हुआ था वह 1919 आते आते एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में अपना शक्ल अख्तियार करता है। यह महत्वपूर्ण है कि कलकत्ता में जो समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई उसमें सर आशुतोष मुखर्जी और बंगाल के अंदर जो लोग भारतीयता के समर्थक थे, जो पुनर्जागरण से जुड़े हुए थे, उन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जबकि बम्बई में समाजशास्त्र की पढ़ाई भारत में अंग्रेजी राज के चलाने वाले लोगों ने शुरू किया। एक सरकारी फंड दिया गया और एक नगर निर्माता या नगर निर्माण के विशेषज्ञ पैट्रिक गिड्स के नेतृत्व में समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई। यह देखना अनिवार्य है
कि सर पैट्रिक गिड्स एक टाउन प्लानर थे, नगरों के विकास से संबंधी चीज़ों से जुड़े थे, जबकि भारत मूलतः गांव केंद्रित सभ्यता रही है। हालांकि भारत में भी नगर रहे हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता नगर केंद्रित सभ्यता रही है, परंतु जिसे वैदिक संस्कृति कहते हैं, इसमें शहरों की तुलना में गांवों का महत्व ज़्यादा है। चूँकि सर पैट्रिक गिड्स नए प्रकार के नगरों से जुड़े व्यक्ति थे, वे आधुनिकता, पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति को एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं और भारत में समाजशास्त्र की ऐसी पढ़ाई चाहते हैं जो भारत को एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में विकसित करने में मदद करे। उनके बाद समाजशास्त्र में जीएस घुरिये आते हैं, जो एक तरफ सर पैट्रिक गिड्स से प्रभावित थे तो दूसरी तरफ WHR रिवर्स से प्रभावित थे। WHR रिवर्स एक मानवशास्त्री थे और इंग्लैंड में उनका काफ़ी महत्व है। वे डिफ्यूजनिज्म नामक एक सामाजिक विचारधारा से जुड़े हुए थे, जो इवोल्यूशन या उद्विकास के चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रस्तुत विचारधारा के समर्थक नहीं थे। एक तरफ हर्बर्ट स्पेंसर यह मानते थे कि पूरी दुनिया में सामाजिक उद्विकास के एक जैसे पैटर्न रहे हैं, एक जैसी प्रवृत्ति रही है। दूसरे शब्दों में वे मानते थे कि एशिया और अफ्रीका के देशों की जो आज हालत है, वैसी हालत यूरोप के देशों की पहले रह चुकी है। यानी यूरोप उस उद्विकास का सबसे परिष्कृत रूप है जो भारत और अफ्रीका में शुरू हुआ, और भारत और अफ्रीका के जो समाज, संस्कृति और सभ्यता हैं, उनमें यूरोप अपना भूतकाल देख सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, यूरोप के लोग गोरे होते हैं, जबकि एशिया और अफ्रीका में काले और भूरे रंग के लोग पाए जाते हैं। तो जो उद्विकास का नियम था, उस पर रेस का, जिसको आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का बायोलॉजिकल गुण है, एक प्रकार की जाति, भारतीय संदर्भ में नहीं, जैसे अमेरिकी संदर्भ में गोरे और काले लोग पाए जाते हैं, उसी तरीके से जो गोरी जाति है, उन लोगों का एक प्रकार का अहंकार कह सकते हैं, एक प्रकार की विचारधारा कह सकते हैं, वह बतलाती है कि यूरोप दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र है और सभ्य समाज को यूरोप के रास्ते ही चलना होगा। WHR रिवर्स इस विचारधारा से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि इस बात को प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि सारी दुनिया में उद्विकास या विकास की एक ही प्रक्रिया रही है, एक ही चरण रहे हैं। वे मानते थे कि दुनिया में मनुष्य के सभ्यता का, विकास का अलग अलग केंद्र रहा है और सभी केंद्रों में कुछ अच्छी चीज़ें रही हैं जिनको दूसरी सभ्यता के लोगों ने अपनी मर्जी से स्वीकारा।
यह जो सांस्कृतिक लेन देन है उसने मनुष्य सभ्यता को 20वीं शताब्दी में एक खास वैशिष्ट्य दिया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जीएस घुरिये और उनसे पहले सर पैट्रिक गिड्स भारत में समाज शास्त्र को दुनिया के समाज शास्त्र के एक अंग के रूप में देखते हैं। दोनों की मान्यता थी कि भारत कोई अनोखा देश नहीं है, इसकी अपनी विशेषताएं हैं। इसके बावजूद सारी दुनिया में मानवता का जिस प्रकार विकास हुआ है या हो रहा है, भारत भी उसका अपवाद नहीं है। दूसरी ओर कलकत्ता विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जो समाजशास्त्री थे, उन लोगों की मान्यता रही कि भारत एक अनोखा समाज है, एक अनोखी सभ्यता है, एक अनोखा देश है, जिसकी अपनी विशिष्टता है, जिसकी अपनी विशेषता है, और इसको हम अलग से ही समझ सकते हैं। इस प्रकार बीके सरकार और उनके साथियों ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि भारत की सभ्यता को इंडोलॉजी के तहत समझा जा सकता है। इंडोलॉजी में भारत को भारतीय दृष्टिकोण से समझने की पद्धति रही है। उनकी इस विचारधारा को कलकत्ता विश्वविद्यालय से जुड़े शिक्षकों और शोधार्थियों ने आगे बढ़ाया, जिसके अंतर्गत हम कम से कम 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों की चर्चा करना चाहेंगे। एक तो थे केसी चट्टोपाध्याय। केसी चट्टोपाध्याय जीएस घुरिये की तरह रिवर्स के विद्यार्थी थे, यानी दोनों पर एक ही प्रकार के उद्विकासीय सिद्धांत, जिसको डिफ्यूजनिज्म कहा जाता है, उसका प्रभाव था, परंतु दोनों में कुछ अंतर भी था। चट्टोपाध्याय रिवर्स के अलावे बीके सरकार से भी प्रभावित थे, जबकि जीएस घुरिये रिवर्स के अलावे बाल गंगाधर तिलक और भंडारकर इंस्टीट्यूट के आरजी भंडारकर नामक संस्कृत के विद्वान से भी प्रभावित थे। भंडारकर को एक इंडोलॉजिस्ट माना जाता है और एक प्रकार से उन्होंने मैक्स मुलर और विलियम जोन्स के प्रभाव की तुलना में संस्कृत साहित्य के भारतीय अध्येता के रूप में अपनी पहचान बनाई। तो हम कह सकते हैं कि आरजी भंडारकर और उनके सहयोगियों, जिसमें मूल रूप से पीवी काने का नाम लिया जा सकता है, सुखतनकर का नाम लिया जा सकता है, इन लोगों ने इंडोलॉजी को एक नई पहचान दी। विलियम जोन्स और मैक्स मुलर अंग्रेजी राज के हितों को एक हद तक देखते हैं और वे मानते थे कि भारत को सभ्य बनाने में या भारत के पुनर्जागरण में यूरोप की महत्वपूर्ण भूमिका है। विलियम जोन्स और मैक्स मुलर की तरह आरजी भंडारकर और पीवी काने इंडोलॉजिस्ट तो हैं, और कुछ हद तक विलियम जोन्स और मैक्स मुलर का उन पर प्रभाव भी स्वीकारा जा सकता है। इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस प्रकार बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस पार्टी के गरम दल के एक बहुत महत्वपूर्ण नेता के साथ साथ संस्कृत और मराठी के नवजागरण के नेता भी थे, और उनका प्रभाव जीएस घुरिये पर पड़ता है। जीएस घुरिये सभ्यताओं के अध्येता रहे हैं। उनकी अध्ययन पद्धति में
हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव यानी ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखने में आता है। जीएस घुरिये ने भारत में जो सभ्यता रही है उसको 3 स्तरों पर देखने का प्रयास किया है। एक तरफ वे भारत में कास्ट सिस्टम या जाति व्यवस्था के अध्येता के रूप में सामने आते हैं, तो दूसरी तरफ उन्होंने सिटीज एंड सिविलाइजेशंस नामक पुस्तक भी लिखी। उनकी ज़्यादातर पहचान उनकी पहली पुस्तक कास्ट एंड रेस इन इंडिया के इर्द गिर्द घूमती है, परंतु उन्होंने तकरीबन 40 महत्वपूर्ण अध्ययन किए हैं और भारत में नगरों के विकास, भारत की धार्मिक चेतना, भारत में साधुओं की उपस्थिति इत्यादि विषयों पर भी बहुत गंभीर काम किया और अपने अनुयायियों से, जिसमें 3 प्रकार के लोग थे, भारत में समाजशास्त्र को विकसित करने में योगदान दिया। जीएस घुरिये के सर्व प्रमुख शिष्य के रूप में एम.एन. श्रीनिवास की चर्चा की जाती है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के संस्थापक माने जाते हैं। जीएस घुरिये के प्रमुखतम शिष्य श्रीनिवास घुरिये के अलावे इंग्लैंड के एक विद्वान रेडक्लिफ ब्राउन से प्रभावित थे, जो प्रकार्यवादी माने जाते हैं। संरचनात्मक प्रकार्यवाद यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म उनकी सैद्धांतिक धारा है। लेकिन श्रीनिवास पर किसका प्रभाव ज़्यादा था, घुरिये का या रेडक्लिफ ब्राउन का, और कितना हद तक वे स्वतंत्र व्यक्ति थे, इस पर आधिकारिक अध्ययन होना अभी बाकी है। मेरी मान्यता है कि वे घुरिये से भी प्रभावित रहे, रेडक्लिफ ब्राउन से भी प्रभावित रहे, परंतु उन पर स्वामी विवेकानंद का प्रभाव भी पाया जाता है। स्वामी विवेकानंद एक प्रकार के वेदांत के पैरोकार हैं और जो संस्कृतिकरण की अवधारणा श्रीनिवास लेकर आते हैं, उनका कहना है कि भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन की 2 प्रमुख प्रक्रियाएं हैं, संस्कृतिकरण जिसको अंग्रेजी में संस्कृताइजेशन कहा जाता है और पश्चिमीकरण जिसे वेस्टर्नाइजेशन कहा जाता है। इन दोनों अवधारणाओं पर कहीं न कहीं स्वामी विवेकानंद का प्रभाव देखा जा सकता है। हालांकि ज़्यादातर समाजशास्त्रियों ने श्रीनिवास के मूल्यांकन करने में विवेकानंद जी की चर्चा नहीं की है। वे लोग रेडक्लिफ ब्राउन की चर्चा ज़्यादा करते हैं, कुछ हद तक जीएस घुरिये की भी चर्चा करते हैं, परंतु जीएस घुरिये मूलतः फील्ड वर्क नहीं करते थे। फील्ड वर्क यानी जमीनी सच्चाई को समझने के लिए उस गांव या इलाके में जाकर फील्ड वर्क करना, ऐसा उन्होंने खुद नहीं किया, परंतु श्रीनिवास रेडक्लिफ ब्राउन के प्रभाव में कहें या कुछ हद तक इवांस प्रिचार्ड के प्रभाव में कहें, फील्ड वर्क को बहुत महत्व देते हैं। दूसरी ओर A.R. देसाई नाम के एक शिष्य थे जीएस घुरिये के, जो मार्क्सवादी थे। उन्होंने भी फील्ड वर्क किया है। उन्होंने एक तरफ भारत के गांवों का अध्ययन किया है, तो दूसरी ओर उन्होंने जो शहरीकरण की प्रक्रिया है और स्लम निर्माण की प्रक्रिया है, उसका भी अध्ययन किया है। तीसरी ओर के.एम. कपाड़िया नाम के एक विद्वान हैं,
जो इंडोलॉजिकल स्टडी करते हैं, जीएस घुरिये के प्रमुख शिष्य रहे हैं कपाड़िया साहब, और उनकी सबसे प्रमुख पुस्तक भारत में विवाह एवं नातेदारी है। इस तरह हम देखते हैं कि जो बम्बई विश्वविद्यालय का समाजशास्त्र विभाग था और उसके शोधार्थी थे, उन लोगों ने इंडोलॉजी को और सोशियोलॉजी को संश्लेषित करने का प्रयास किया। इन लोगों ने भारत में समाजशास्त्र के विकास में इंडोलॉजिकल अध्ययनों का काफ़ी उपयोग किया है, खासकर के.एम. कपाड़िया ने। दूसरी ओर ए.आर. देसाई एक मार्क्सवादी हैं और मार्क्स ने दोनों प्रकार के काम किए हैं। एक तो उन्होंने मनुष्य सभ्यता के ऐतिहासिक अध्ययन का प्रयास किया, एक सिद्धांत देने की कोशिश की जो राजनीतिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत से प्रभावित है। दूसरी ओर कार्ल मार्क्स ने भारत में अंग्रेजी राज के बारे में भी अलग से लेखन किया है। भारत के बारे में कार्ल मार्क्स का जो अध्ययन है वह फर्स्ट हैंड डेटा पर आधारित नहीं है। न तो कार्ल मार्क्स कभी भारत आए और न उन्होंने कोई ऐसा अध्ययन देखा जो फील्ड वर्क पर आधारित था। फलस्वरूप मार्क्स का भारत के बारे में जो विचार है उसके बारे में कई तरह के भाष्य या इंटरप्रिटेशन देखने में आते हैं। ए.आर. देसाई को एक प्रकार से आप ऑर्थोडॉक्स मार्क्सवादी कह सकते हैं। ऑर्थोडॉक्स से हिंदी में कट्टरता का तात्पर्य मिलता है। कुल मिलाकर जो ऑफिशियल मार्क्सवाद है, यानी जो मार्क्स के साथ साथ एंजेल्स और लेनिन तथा स्टालिन से भी प्रभावित है, उस तरह की चीज़ें हम ए.आर. देसाई की रचना में पाते हैं। दूसरी ओर डी.पी. मुखर्जी जैसे व्यक्ति हैं जो कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़े और बी.के. सरकार जैसे इंडोलॉजिस्ट के प्रभाव में अपने अध्ययन को प्रस्तुत करते हैं। वे भी मार्क्सवाद का उपयोग करते हैं, परंतु डी.पी. मुखर्जी का जो मार्क्स के बारे में अध्ययन है या भारत के बारे में मार्क्सवादी दृष्टिकोण से जो अध्ययन है वह ए.आर. देसाई से तुलनात्मक रूप से अलग है। उसका कारण कल मैंने बतलाया था। जीएस घुरिये के विपरीत डी.पी. मुखर्जी ऐसा मानते थे कि भारतीय समाज एवं संस्कृति की अपनी पारिभाषिक शब्दावलियों का इस्तेमाल करना जरूरी है। हम केवल भारत को एक सभ्य समाज नहीं मानते। सभ्य समाज से तात्पर्य यह है कि भारत उस प्रकार का समाज नहीं रहा है जिस प्रकार का समाज यूरोप में विकसित हुआ। यूरोप में एक ही काल है। जब आधुनिकता की बात की जाती है तो समय के बारे में, काल के बारे में एक प्रकार की अवधारणा बनती है कि सभी लोग आधुनिक हैं। यानी जो प्राचीन सभ्यता रही है यूरोप की, जो मध्यकालीन सभ्यता रही है यूरोप की, वह आधुनिक काल में उपस्थित नहीं है। दूसरी ओर भारतीय सभ्यता में एक ही समय में तीनों काल सह अस्तित्व में हैं। भारत में ऐसे गांव
ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरीके से प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष दिखते हैं। जैसे कुछ आदिवासी गांव हैं जो अंडमान निकोबार में भी हैं, जो उत्तर पूर्व के राज्यों में भी हैं, जो छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे जगहों पर भी हैं। उन लोगों का जो रहन सहन है, उनकी जो संस्कृति है, उनका जो खान पान है, खेती करने की उनकी जो विधि है, वह उस प्रकार से बहुत भिन्न है जो अमेरिका या यूरोप के देशों में पाए जाते हैं। यूरोप और अमेरिका में खेती करने का तरीका पूरी तरीके से बदल चुका है। इसके विपरीत भारत में जो आदिम संस्कार हैं वह कृषि में देखने को मिलता है, वह उनके जीवन यापन में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ भारत में ऐसे भी गांव, कस्बा और नगर हैं जिन पर मध्यकालीन संस्कृति का प्रभाव आज भी देखा जा सकता है, और ऐसे गांव भी हैं जो फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों और अंग्रेज़ों के प्रभाव में विकसित हुए। जैसे जो पौंडीचेरी का इलाका है उस पर फ्रांसीसियों का प्रभाव देखा जा सकता है। गोवा का जो इलाका है उस पर पुर्तगालियों का प्रभाव देखा जा सकता है। और जो हमारे 3 महत्वपूर्ण नगर हैं, मेट्रोपोलिस हैं, कलकत्ता, बम्बे या मुंबई और मद्रास या चेन्नई, इन तीनों पर अंग्रेज़ों का बहुत प्रभाव है। तीनों एक खास प्रकार की संस्कृति को प्रतिनिधित्व करते हैं। जो प्राचीन जो नगर हैं भारत के, उदाहरण के लिए पाटलिपुत्र या पटना, लाहौर, लखनऊ, वाराणसी, ऐसे नगरों से कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की तुलना नहीं की जा सकती है। दोनों 2 प्रकार के नगर हैं। उसी प्रकार आप दिल्ली को देखिए। दिल्ली के कुछ इलाकों पर बहुत प्राचीन प्रभाव है। वे एक ध्वंस के रूप में, वे एक पुरातात्विक महत्व के इलाके के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हैं। जैसे माना जाता है कि दिल्ली सबसे पहले पांडवों की बसाई नगरी है, इंद्रप्रस्थ का इलाका है। इसके बाद यहाँ जो कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्तमश और रजिया सुल्तान का राज्य था भारत में, उसका भी प्रभाव है। फिर हम देखते हैं कि यह मुगल काल में भी बहुत महत्वपूर्ण नगर के रूप में उपस्थित रहा है। बीच में हम लोगों को तुगलकाबाद के किले की चर्चा भी करनी चाहिए, जिस पर तुगलक बादशाहों का प्रभाव था। शाहजहां के समय में लाल किला, जामा मस्जिद और चांदनी चौक का विकास हुआ। आज भी लाल किला, चांदनी चौक और जामा मस्जिद पर आप मध्यकालीन प्रभाव देख सकते हैं। उसी तरह भारत में दिल्ली में कुतुब मीनार है, जो न सिर्फ एक संस्कृति का प्रतीक है बल्कि एक प्रकार के तकनीक का भी प्रतीक है। कुतुब मीनार में आप एक लोहे का खंभा देखते हैं जो 12वीं शताब्दी के अंत और 13वीं शताब्दी के शुरुआत में संभवतः बना था। आज भी उस पर जंग नहीं लगा है। उतना उन्नत किस्म का लोहा भारत में 12वीं-13वीं शताब्दी में बनता था, और धर्मपाल नामक एक इतिहासकार और इंडोलॉजिस्ट
यह मानते थे कि भारत में लोहा बनाने का कुटीर उद्योग था। तो कुल मिलाकर यह देखना चाहिए कि इंडोलॉजी का कैसा रचनात्मक उपयोग समाजशास्त्रियों ने या अन्य विद्वानों ने किया है। इंडोलॉजी को सामान्यतया किताब पर आधारित अध्ययन पद्धति मानने का रिवाज है, परंतु किताब का अर्थ क्या है? किताब आज कागज पर लिखे जाते हैं, पहले यह पत्तों पर लिखे जाते थे, जैसे भोजपत्र पर लिखा जाता था, और पत्थरों पर भी जो खोदा जाता था। उदाहरण के लिए बहुत सारे अभिलेख अशोक के समय में पत्थरों पर लिखे गए। तो इंडोलॉजी न सिर्फ कागज पर लिखी चीज़ों का अध्ययन है, बल्कि जो भोजपत्र जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर भी लिखा जाता है और पत्थरों पर भी लिखा जाता है। पत्थरों पर दो तरह की लिखावट होती है। एक जिसे आप गद्य का रूप समझ सकते हैं, प्रोज समझ सकते हैं, सीधे सीधे बातों को लिखी गई। दूसरी ओर पत्थरों पर कलात्मक दृष्टि से भी लिखावट हुई है। जो भी कला है वह भी एक लेखन है, जैसे मूर्ति कला, स्थापत्य कला। यानी कुतुब मीनार, लाल किला या जामा मस्जिद या हिंदू मंदिर या बौद्ध मंदिर या स्तूप या विहार या जैन मंदिर या गुरुद्वारे, यह भी समय की शिला पर लिखी गई चीजें हैं। इनको पढ़ने का पहला व्यवस्थित तरीका इंडोलॉजी से जुड़े विद्वानों ने शुरू किया। इसको समझने में गलतियां भी हुई हैं, अधूरापन भी है। उदाहरण के लिए जो भारत की एक प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी में कभी विकसित हुई थी, उसका अभिलेख, उस वक्त के लेखन की भाषा, उसका व्याकरण हमारे पास आज उपलब्ध नहीं है, परंतु फिर भी हम सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। इनको समझने में इंडोलॉजी का इस्तेमाल भी किया गया है, जबकि शुरुआत पुरातत्व से हुई थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अंग्रेजी राज में ही विकसित हुआ था, और पुरातात्विक महत्व के खुदाई जो हुए हैं, उससे जो वस्तुएं हमारे सामने आई हैं, उनको समझने में भी इतिहासकारों के अलावे इंडोलॉजिकल विद्वानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैंने कल दो व्यक्तियों की चर्चा की थी, एक बीके सरकार और दूसरा आनंद केंटिस कुमारस्वामी। आनंद केंटिस कुमारस्वामी एक ऐसे इंडोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने दोनों प्रकार के इंडोलॉजिकल टेक्स्ट को, इंडोलॉजिकल पाठ को समझने का प्रयास किया। एक तो उन्होंने भारत की कला को समझने का प्रयास किया है और वेदों को समझने का प्रयास किया है, दर्शनों को समझने का प्रयास किया है। तो दूसरी ओर वे यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि एक मूर्ति कला या एक स्थापत्य कला और भारत की अन्य कलाएं, विश्वास, धर्म एवं दर्शन का आपसी संबंध क्या है। इसके विपरीत बीके सरकार और उनके प्रमुख शिष्य राधाकमल मुखर्जी और डीपी मुखर्जी, जो लखनऊ विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग से 1921 के आसपास जुड़े, इनमें देखने को मिलता है।
कुमारस्वामी का प्रभाव सबसे ज़्यादा लखनऊ विश्वविद्यालय के तीसरे महत्वपूर्ण समाजशास्त्री A.K. सरन पर माना जाता है। राधा कमल मुखर्जी ने कई प्रकार के अध्ययन किए हैं। वे 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय के समाजशास्त्रीय अध्ययन के पुरोधा के रूप में हमारे सामने आते हैं। उन्होंने पर्यावरण के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ साथ उन्होंने सभ्यताओं का अध्ययन किया है, मनुष्य के प्रतीकों का अध्ययन किया है, परंतु उन पर इंग्लैंड का ज़्यादा प्रभाव नहीं माना जाता। उन पर अमेरिकी समाजशास्त्र और अमेरिकी इंडोलॉजी का प्रभाव ज़्यादा माना जाता है। उदाहरण के लिए शिकागो विश्वविद्यालय के अंतर्गत रॉबर्ट पार्क नामक विद्वान ने इकोलॉजी या पर्यावरण के अध्ययन पर जोर दिया था। राधा कमल मुखर्जी भारत में पर्यावरण का अध्ययन करने वाले जो विद्वान हैं उनके अगुआ माने जाते हैं। इसके साथ साथ राधा कमल मुखर्जी ने सोशल साइंस या समाज विज्ञान के दर्शन पर भी काम किया है। उन्होंने सामाजिक मूल्यों के अध्ययन पर भी काम किया है। उन्होंने सभ्यताओं की उत्पत्ति और विकास पर भी काम किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इंडोलॉजिकल स्टडीज के तहत यानी भारतीय विद्या को, भारतीय संस्कृति को भारतीय दृष्टिकोण से समझने का जो प्रयास किया है उसमें काफ़ी विविधता है। यदि आपको कोई एक पुस्तक बतानी हो कि समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से भारतीय समाज को समझने में किस पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि T.N. मदान की लिखी हुई जो पुस्तक है नॉन रिनंसिएशन यानी गृहस्थी, इस पर आप भरोसा कर सकते हैं भारतीय समाजशास्त्र को समझने के लिए। या डेविड जी मेंडलबॉम नामक अमेरिकी समाजशास्त्री द्वारा किए गए अध्ययन सोसाइटी इन इंडिया को भी आप भरोसेमंद पा सकते हैं। योगेंद्र सिंह द्वारा लिखी मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन को भी आप भरोसेमंद कह सकते हैं। G.S. घुरिये द्वारा किए गए अध्ययन रिलीजियस कॉन्शसनेस को भी आप एक महत्वपूर्ण पुस्तक मान सकते हैं। परंतु इंडोलॉजी के बारे में एक भी ऐसी पुस्तक अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है जो हर प्रकार के इंडोलॉजिकल अध्ययनों को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक पुस्तक में समाहित कर सके। यानी बहुत ज़्यादा विविधता है इंडोलॉजिकल स्टडीज में। लेकिन एक तरीके से यह ठीक भी है। जैसे भारत में बहुत विविधता है, भारतीय सभ्यता में बहुत विविधता है, उसी प्रकार इंडोलॉजी में भी बहुत विविधता है। समाजशास्त्र में तुलनात्मक रूप से कम विविधता है। उसका एक बड़ा कारण मैं यह मानता हूँ कि भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं और उन भाषाओं की किताबों को अभी तक तुलनात्मक रूप से अध्ययन नहीं किया गया है। जैसे कर्नाटक है, वहाँ के लोग भी मसाल डोसा खाते हैं। तमिलनाडु के लोग भी मसाल डोसा खाते हैं। आंध्र प्रदेश के लोग भी मसाल डोसा खाते हैं। केरल के लोग भी मसाल डोसा खाते हैं। परंतु इन जगहों पर बना मसाल डोसा अलग अलग स्वाद वाला है। इसकी रेसिपी अलग अलग है, यानी उनके बनाने में
अलग अलग तरीके का इस्तेमाल होता है। हैं तो सभी डोसा ही, लेकिन अलग अलग प्रकार के डोसा हैं। उसी प्रकार से रोटी, कहीं पर केवल गेहूं की रोटी बनती है, कहीं पर मक्का की रोटी बनती है, कहीं ज्वार और बाजरा की रोटी बनती है। इस प्रकार कहीं चना और आटा मिलाकर के रोटी बनती है। तो हमारे यहाँ बहुत प्रकार की विविधता है। जैसे जो लोग बाहर से आते हैं, उदाहरण के लिए चीनी खाना आप यदि खाना चाहते हैं तो वहाँ भी विविधता है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं जितना भारत में। क्योंकि भारत में भोजन और दवा दोनों के आपसी संबंध पहचाने गए हैं। यहाँ आयुर्वेद का जो विकास हुआ उसमें कहा गया कि भोजन औषधि है। तो हमारे यहाँ 84 प्रकार के व्यंजनों की अध्ययन, 84 प्रकार के भोजन के अध्ययन इंडोलॉजिस्टों ने किया है। उसी प्रकार से जो कला है उसमें भी बहुत ज़्यादा विविधता है। मुझे लगता है कि एक व्यक्ति पूरे समाज को, भारत के समाज को नहीं समझ सकता। भारत के समाज को समझने के लिए एक टीम चाहिए जिसमें अलग अलग राज्यों के, अलग अलग संस्कृतियों का, अलग अलग जलवायु के साइकिल का अध्ययन किया जाना चाहिए। संस्कृति 3 चीज़ों से बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। एक तो है इकोलॉजी या पर्यावरण। हर संस्कृति में प्रकृति के साथ एक खास प्रकार का रिश्ता होता है। दूसरी चीज़ जो संस्कृति को प्रभावित करती है वह है जीवन दर्शन। और भारत में कम से कम 9 प्रकार के दर्शन विकसित हुए हैं। पहले दर्शन का नाम है पूर्व मीमांसा, और पूर्व मीमांसा के तहत 2 प्रमुख धाराएं रही हैं। एक कुमारिल भट्ट की धारा थी और दूसरी प्रभाकर की धारा थी। दूसरा जो दर्शन विकसित हुआ यहाँ वह सांख्य है। तीसरा जो दर्शन विकसित हुआ यहाँ वह न्याय है। चौथा योग है। 5वां वेदांत है और 6ठा वैशेषिक है। 3 अन्य दर्शन हैं, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चारवाक दर्शन। इन 9 प्रकार के दर्शनों के अंतर्गत बहुत सारी उपधाराएं हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि न केवल प्राकृतिक रूप से बल्कि दार्शनिक रूप से भी भारत में संस्कृतियां अलग अलग आकार लेती हैं। तीसरी चीज है आर्थिक और राजनीतिक संबंध। भारत की अर्थव्यवस्था में काफ़ी भिन्नता रही है। एक ही साथ 3 काल हमारे साथ उपलब्ध हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और समकालीन। मैं इसको पश्चिमीकरण इसलिए नहीं कह रहा हूँ श्रीनिवास की तरह, क्योंकि भारत के समकालीन परिवेश में अलग अलग धाराएं हैं। उदाहरण के लिए श्रीनिवास ने कहा था कि जो वेस्टर्नाइजेशन है वह संस्कृतिकरण से अलग है, परंतु आप देख सकते हैं कि दुर्गा पूजा के दौरान पूजा की पद्धति प्राचीन है, लेकिन वहाँ पर जो भजन बजते हैं, जो जगराता बजता है, उसमें साउंड टेक्निक का नया नया इस्तेमाल होता है। यानी आज एक ऐसी स्थिति है जिसमें परंपरा को आधुनिकता बढ़ाती है और आधुनिकता परंपरा को बढ़ाती है। जैसे एक व्यक्ति एक नया कार खरीद कर लाता है तो आप देखेंगे कि जो पारंपरिक हिंदू हैं नारियल फोड़ते हैं,
और गाड़ी में टीका लगाते हैं। दीपावली के समय जो लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है, उसमें आप देखते हैं कि गाड़ी की भी पूजा की जाती है, स्कूटर की भी पूजा की जाती है। उसी तरीके से मैंने एक बार देखा कि एक मंदिर में जो घर के अंतर्गत बना हुआ था, कुछ लोग लड्डू की जगह पर गणेश जी को और हनुमान जी को केक का प्रसाद भी चढ़ाते हैं, और कई बार तो कोल्ड ड्रिंक भी चढ़ाया जाता है। इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप आधुनिकता कहेंगे या पारंपरिकता कहेंगे? यह क्यों आया हमारे यहाँ? चूंकि संस्कृत में जो साहित्य है वो अब अंग्रेजी में भी अनुवाद के द्वारा उपलब्ध हो गया है। पहले तमिलनाडु के लोग और भारत के लोग आपस में बातचीत करने में दिक्कत अनुभव करते थे, लेकिन आज दो भाषाएं कम से कम ऐसी जरूर हैं जो एक दूसरे की लिंक लैंग्वेज के रूप में, एक दूसरे की मध्यस्थता करने वाली भाषा के रूप में काम आती है। एक है हिंदी और दूसरा है अंग्रेजी। इंडोलॉजिकल अध्ययन आज दोनों तरह से विकसित हो रहा है। इसमें भारत के बारे में अंग्रेजी में लिखित या अनुवादित पुस्तकों का भी इस्तेमाल हो रहा है, तो हिंदी भाषा में बनाई हुई फिल्मों का अध्ययन भी हो रहा है। भारत की जो एकेडमिया है, भारत के जो विश्वविद्यालय हैं, उनमें उच्च शिक्षा का माध्यम आज अंग्रेजी बन चुका है। बिना अंग्रेजी जाने आप स्तरीय पुस्तक नहीं पढ़ पाएंगे। सभी अंग्रेजी, फ्रांसीसी और जर्मन किताबों का अनुवाद भारतीय भाषाओं में नहीं हो पाया है। तो एक स्तर पर, खासकर बौद्धिक स्तर पर, अंग्रेजी का महत्व बढ़ रहा है और इसको बढ़ाने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इंडोलॉजिकल अध्ययनों का प्रभाव देखा जा सकता है। तो दूसरी ओर आज हिंदी भाषा का सबसे ज़्यादा प्रचार राज्य भाषा परिषद नहीं करती, भारत सरकार नहीं करती। हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा माना जाता है, परंतु सरकारी कामकाज और विश्वविद्यालयों के कामकाज हिंदी में नहीं होते। हिंदी के प्रचार का सबसे बड़ा काम मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का माना जाता है या हिंदी सिनेमा का माना जाता है। भारतीय सिनेमा देखने के लिए हिंदी जानना करीब करीब आवश्यक हो गया है। तो बहुत विश्वविद्यालयों में जो इंडिक स्टडी है या इंडोलॉजिकल स्टडी है, वह सिनेमा का भी अध्ययन बन रहा है। सिनेमा एक ऐसी कला है जिसमें आधुनिकता और पारंपरिकता दोनों एक साथ उपलब्ध है। उदाहरण के लिए 1913 में भारत में पहली फिल्म बनी जिसे दादा साहब फाल्के ने बनाया था। फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र की कहानी सतयुग की कहानी है। जैसा कि आप जानते होंगे, हिंदुओं में 4 प्रकार के युगों की चर्चा मिलती है: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र हुए हैं, मुनि विश्वामित्र हुए हैं, वशिष्ठ नामक ऋषि हुए हैं। और राजा हरिश्चंद्र की कहानी मूलतः विश्वामित्र मुनि और राजा हरिश्चंद्र जो अयोध्या के राजा थे उनकी कहानी है। त्रेता में राम हुए, द्वापर में कृष्ण हुए, और जो कलयुग है उसमें भगवान बुद्ध हुए, भगवान महावीर हुए। इन सबों पर करीब करीब फिल्में बन चुकी हैं। जो कहानी है वह प्राचीन है,
अति प्राचीन है और कहानी कहने की जो सिनेमाई विधा है वह आधुनिक है, अत्याधुनिक है। तो एक आधुनिक तकनीक से, एक आधुनिक माध्यम से आप पुरानी कहानी कह रहे हैं। इससे एक नई संस्कृति का जन्म हो रहा है। यह संस्कृति एक साथ पारंपरिक और आधुनिक दोनों है। इसी तरह कुछ लोगों ने मध्यकाल पर भी फिल्में बनाई हैं। उदाहरण के लिए एक फिल्मकार थे, उनका नाम था महबूब खान। उन्होंने हुमायूं पर एक फिल्म बनाई जो बादशाह अकबर के पिता थे और बड़े रहमदिल इंसान थे। उसी तरह एक दूसरे फिल्मकार हैं जिनका नाम है एम सादिक। इन्होंने ताजमहल नामक फिल्म बनाई। ताजमहल एक साथ दो कहानी कहता है। एक कहानी है एक कहानी है शाहजहां और उनकी पत्नी मुमताज का, और दूसरी कहानी है एक पत्थरों की कलाकृति का, जिसको हम ताजमहल के नाम से जानते हैं। बहुत हाल तक ताजमहल एक उजली इमारत था, उजले संगमरमर से बना था, परंतु आज पर्यावरण प्रदूषण के द्वारा यह धीरे धीरे पीला होता जा रहा है। तो ताजमहल फिल्म के द्वारा हम दो कहानियां कह रहे हैं। एक कहानी एम सादिक ने कही और दूसरी कहानी अब कही जा रही है, जब आप ताजमहल को एक समकालीन फिल्म में देखते हैं। यह धीरे धीरे पीली हो गई है। तो इसको साफ कैसे किया जाएगा? इसको साफ करने का कोई पारंपरिक तरीका नहीं है। इसके लिए आपको आधुनिक तरीका का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। यह जो दृष्टिकोण है यह इंडोलॉजिस्टों ने विकसित की है। विलियम जोन्स से लेकर हाल के लेखक लुई डूमो तक, जो एक फ्रांसीसी विद्वान थे और इंडोलॉजी से प्रभावित थे, उन्होंने भारत को 1950 से 70 के दशक में समझने का लगातार प्रयास किया। वे मानते हैं कि इंडोलॉजी का अध्ययन आपको तथ्य दे सकता है, परंतु तथ्य काफी नहीं होता। जैसे आज हमारी आपसे जो बात हो रही है वह टेलीविज़न के माध्यम से हो रही है। टेलीविज़न एक आधुनिक विधा है। इसके द्वारा एक पुरानी चीज़ कही जा रही है जिसको आप शिक्षा कह सकते हैं। गुरु शिष्य परंपरा भारत की एक प्राचीन परंपरा रही है, परंतु भारतीय शिक्षा व्यवस्था लगातार बदलती रही है। तो इंडोलॉजी आपको आज के समय से, यानी वर्तमान से भूतकाल में ले जाता है। यह उस प्रकार की धारा नहीं है जो इतिहासकारों का है। वे आपको प्राचीन काल से आधुनिक काल में लाते हैं। यानी जो समय का चक्र है यह दो तरीके से घूमता है। एक भूतकाल से लेकर मध्यकाल होते हुए आधुनिक काल तक की यात्रा, और दूसरा है आधुनिक काल से मध्यकाल होते हुए प्राचीन काल की यात्रा। यह एक रेखीय भी हो सकता है और चक्रीय भी। दोनों ही के बारे में इंडोलॉजिकल अध्ययन उपलब्ध है, लेकिन जो चक्रीय सिद्धांत है, यानी समय का चक्र में घूमता हुआ जो सिद्धांत है, उसका समाजशास्त्र में आज भी उतना उपयोग नहीं होता है। जबकि तीन महत्वपूर्ण समाजशास्त्री पितरिम अलेक्जेंडर सोरोकिन, अर्नोल्ड टॉयनबी और ओसवाल्ड स्पेंगलर के
चक्रीय सिद्धांत वाले सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन हमारे सामने उपलब्ध हैं, परंतु ज़्यादातर समाजशास्त्री आज भी समय को एक रेखीय मानते हैं। इसके विपरीत जो इंडोलॉजिस्ट हैं वे मानते हैं कि कम से कम भारत में जो समय है यह एक चक्र में घूमता है, जो आज फैशन में है कल वह नहीं भी हो सकता है, और जो हमसे 10-20 साल छोटे लोग हैं वे हमारे बचपन को प्रतिनिधित्व नहीं करते। वे एक प्रकार से समय की एक चक्रीय रेखा को समझने की, जीने की कोशिश करते हैं। जैसे जो कपड़ों का विन्यास है, बालों का विन्यास है, भोजन का विन्यास है, वह एक चक्र में घूमता है। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग पहले शाकाहारी होते थे, वे अब धीरे धीरे मांसाहारी होते जा रहे हैं, और जो लोग कभी मांसाहारी होते थे वे शाकाहारी होते जा रहे हैं। पहले महिलाएं सलवार कमीज या साड़ी पहनती थीं, आजकल जीन्स पहन रही हैं, परंतु यूरोप और अमेरिका में जो गोरी महिलाएं हैं उसमें से कुछ साड़ी का भी ट्राई कर रही हैं। कहने का तात्पर्य है कि समय और संस्कृति बदलते रहता है और उसको समझने का कोई भी प्रयास बहुआयामी होना चाहिए। समाजशास्त्र तो बहुआयामी उतना अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन जो इंडोलॉजी नामक शास्त्र विकसित हुआ है इसमें दोनों चीज़ें साथ साथ संभव हैं। आज की चर्चा मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। तो जो वर्तमान पीढ़ी है उसको किस नज़रिए से देखना चाहिए? जो समय और संस्कृति बदलते रहता है तो उसको अपना जो रोल है वो किस नज़रिए से करना चाहिए? क्या उस, क्योंकि एक जो गाइडेंस जो दिया जाता है या उसमें जो इनकलकेट किया जाता है वैल्यू, वो तो संस्कृति पर आधारित रहता है, और जो खुद समय का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये जो कंट्राडिक्शन होता है तो उसमें के लिए क्या गाइडलाइंस है, कैसे वो समझे? एक विद्वान हैं, उनका नाम है क्लाउड लेवी स्ट्रॉस। वे फ्रांस के मानव शास्त्री थे, जिनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट आप कहते हैं। उनका कहना था कि दो चीजें हैं। एक चीज है इतिहास, जिसको हिस्ट्री कहते हैं, और दूसरी चीज है मिथक या माइथोलॉजी। ज्यादातर लोग यह मानते रहे हैं कि इतिहास सच्चा होता है, यथार्थपरक होता है, तटस्थ होता है, और जो मिथक है वह काल्पनिक होता है। तो यह आज की दृष्टि है मिथकों के बारे में। अच्छा। क्लाउड लेवी स्ट्रॉस कहते थे कि वास्तव में सच्चाई ठीक उल्टी है। जिसे हम इतिहास मानते हैं वह आज कल का मिथक है, और जिसको हम मिथक मानते हैं वह प्राचीन काल का इतिहास है। यानी मिथक और इतिहास समय के बारे में दो प्रकार के विमर्श हैं, और दोनों की अपनी अपनी क्षमता और अपनी अपनी सीमा है। सामान्यतया मनुष्य में एक कमी पाई जाती है कि वह अपने आप को सही और दूसरों को गलत मानता है। इसलिए अपने समय को ज्यादा विकसित मानना, अपने द्वारा लिखे इतिहास को जो प्राचीन के बारे में है ज्यादा व्यवस्थित, ज्यादा रिलायबल मानना, और जो प्राचीन काल में विकसित जो मिथक था उसको कम रिलायबल मानना, कम भरोसेमंद मानना, एक प्रकार की भ्रांति है जिससे जितना बचा जाए अच्छा है। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आज के व्याख्यान को यहीं विराम देते हैं। आप सबको धन्यवाद, और आपकी ओर से डॉक्टर अमित शर्मा को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।